हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। तो आज हम यहां पर लेकर के आए 19 जून 2018 सेकेंड शिफ्ट का पेपर। फर्स्ट शिफ्ट का आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो देखो, मैंने आपको यहां पर 2019 के सारे पेपर करा दिए। ठीक है, 2018 की बात करें, 2018 का ये लास्ट पेपर है। ठीक है, 2018 में 18 और 19 तारीख को हुए थे। 18 के मैंने सारे करा दिए और 19 के भी हमने दोनों दोनों करा दिए, यानी कि आज हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल 8 पेपर प्रीवियस पेपर करा दिए। तो 8 पेपर 18 19 इनको अगर आपने कर लिया और फिर एग्जाम में जाओगे तो इन 8 पेपर से मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कुछ सिलेबस और वो कुछ छूटेगा या कहीं कुछ बाहर जाएगा। और इसी के साथ आपको संडे बोले तो आपका डेट वहां पर रहेगा 11 फरवरी को सुबह 7 बजे से मैं आपको 7 AM पर मैथ्स की पूरी एक क्लास लेके आ रहा हूँ। जो जो सब्जेक्ट वहां पर पूछे गए हैं उन सब्जेक्ट की क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। उनका कुछ बेसिक चीज हम वहां पर डिस्कस करेंगे और वो सारी चीजों को लेकर के हम आपसे वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कल सुबह जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपका 11 तारीख को है। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का कह रहा है, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। देखो, सीधी सी बात है, जो 9 है रेशियो में वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 5:9। 9 वाला भाग बड़ा है। अगर हम रेशियो को ऐड करें, रेशियो मेरा टोटल कितना हो जाता है, 14। 14 यानी 14 के बराबर आपको ये वैल्यू गिवन है, कितनी, 84। तो 14 वाली 84 वैल्यू है, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 9 वाली वैल्यू कितनी होगी, 9 × 6 कराएंगे तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा कितना, 54। यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, यदि x रेशियो 16 प्रोपोर्शनल 63 रेशियो 36, तो x की वैल्यू तो आप जानते होंगे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर का मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x × 36 इज इक्वल में चला जाएगा 16 × 63। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 36 डिवाइड में चला जाएगा 16 × 63 डिवाइडेड बाई 36। 9 से डिवाइड करो, 9 चौको 36 और 9 सत्ते 63, 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और 4 28, 7 चौको 28 आपकी वैल्यू यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। यानी टोटल पेपर का जो मार्किंग था, मैक्सिमम मार्क वो 75 थे। 75 में से कोई कैंडिडेट है 66 नंबर लाता है, तो उसका परसेंटेज कितना बनेगा। तो क्या करेंगे, जो नंबर लाता है वो ऊपर, जितने में से लाता है वो नीचे। तो 75 में से लाया और मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से। तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 3 से डिवाइड करोगी आपका 22 आ जाएगा। तो 22 इंटू कितना, 4। 22 इंटू कितना हो जाएगा, 4। तो 22 × 4 बराबर ओवरऑल आपका कितना परसेंट आ गया, 88%। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, ईरान ने मांस की बिक्री के लिए 308 में की, यानी ईरानी इरीन है, सॉरी, इरीन ने मांस की बिक्री रुपए 308 में की, 308 रुपए में बेचा, जिससे उसे 12% की हानि हुई। तो कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 308 में करने पर उसको हानि हो रही है, यानी कि उसकी लागत पर हानि हुई होगी। लागत माइनस कितना हो गया, 12%। बोलो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर लिख सकते हैं, लागत में से हुई हानि और बराबर हमारी क्या कहलाती है, बिक्री। क्लियर इतनी बात। तो लागत जब भी कोई होती है हम हमेशा बताते हैं 100%, माइनस 12% की हानि हो गई, बराबर ये वैल्यू कितने की है, 308। अब 100 से 12% माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा, 88। यानी 88% वाली वैल्यू है कितनी, 308। अब देखो वो पूछ क्या रहा है, अब हम डायरेक्ट लागत नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, 10% लाभ। यानी लागत में कितना, प्लस 10% और कर दें, यानी हमसे वैल्यू कितने वाली पूछ रहा है, 110 वाली। 110% वाली वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 308 × 110 और डिवाइड में आपका आ जाएगा 88। ठीक है, 11 से ये 8 बार जाएगा और ये 10 बार चला जाएगा। और अब हम 8 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका
8 चौको 32, ठीक है। अगर एक बार और 2 से यहाँ डिवाइड कर लो, क्योंकि ये ऊपर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, अब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 77 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट में चला जाता वैसे। तो 77 इंटू 5 करना होगा, 77 इंटू 5 करोगे 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी 385 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी 10% लाभ लेने के लिए उसको 385 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब उसको 10% का प्रॉफिट होगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। कलम के सेट के अंकित मूल्य पर, तो देखो यहां पर क्या है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर उसने क्या दी होगी, छूट, ठीक है। तो बराबर बिक्री, कितने में बिक्री करी होगी, तो ये आपको यहां पर पता चल जाएगा। अंकित मूल्य कितना, 100%, माइनस छूट कितनी दी, 15% की, ठीक है, 15%, बराबर कितने में बिक्री करी, 1751 रुपए उसको चुकाने पड़े, 1751 रुपए। अब वही पूछ रहा है कमल सेट के अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य मतलब आपको 100 वाली मूल्य, तो 100 से 15 गया, यानी ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये तो 85% वाली वैल्यू है, 1751, ठीक है। पूछ कौन सी रहा है, 100 वाली वैल्यू पूछ रहा है, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1751 इंटू 100 डिवाइडेड में आपका आ जाएगा कितना, 85, ठीक है। यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पर 20। तो देखो 17 एकम 17 और यहाँ पर 17 तिया 51, 130 इंटू 20, 130 इंटू 20 का मतलब 103 दूनी 206 और एक जीरो, 206 और एक जीरो, यानी 2060, 2060 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका अंकित मूल्य रहा होगा वो 2060 रुपए रहा होगा, 15% छूट दी तो 1751 रुपए देने पड़े। क्लियर है। नेक्स्ट है 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 का निवेश पर ब्याज कितना प्राप्त होगा। पीआरटी आपको हमेशा से बताते चले आए, पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। तो पी आपका कितना है 1800 रुपए, इंटू आर कितना है 8%, इंटू टाइम कितना है 5, और डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा 100, 100 से ये दोनों जीरो के लिए चले गए, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 इंटू 18, यानी 18 इंटू आप 40 करोगे तो 18 चौको 720, ठीक है। आंसर कौन सा बन जाएगा, ए बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी। देखो 10%, अब यहाँ पर आपका निवेश कितना है 300 रुपए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 300 का कितना, 300 का 10%, 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% एक पॉइंट लगा दो 30 आया, यानी एक साल में 30 रुपए मिलेगा। तो अब एक्चुअली यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहले साल आपको क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, पहले साल तो 30 ही रुपए मिलेगा, बट दूसरे साल क्या मिलेगा आपको, ये 30 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 30 का भी 10% 3 रुपए और मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 60 और प्लस 3, ओवरऑल आपका हो जाएगा कितना 63 रुपए आपको मिलेंगे ब्याज के रूप में, जब 300 रुपए 10% की रेट से 2 वर्षों के लिए निवेश करेंगे। तो एक चीज हमने देखी है, जितने भी पुलिस में जो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं सीआई वाले, वो 2 वर्षों के ही पूछेंगे, 3 वर्ष का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 का था। 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया। अब देखो यहां पर ये पूछ रहा है केवल, ध्यान रखना, केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया। ध्यान से समझो, ऐसा ही क्वेश्चन पिछला वाला था, केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया, मतलब नितिन अकेला निवेश में कितने दिन रहा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर अब हम आते हैं, एक चीज यहां पे समझिएगा, ओवरऑल सुहास, सबसे पहले ये निकालते हैं, यहां पर क्या है सुहास और कौन है, सुहास और नितिन, ध्यान से समझना, सुहास और नितिन। तो देखो हम इसको रेशियो यहां पर बना लेते हैं। सुहास का मुझे पता नहीं, क्योंकि सुहास ने कुछ महीने बाद अपना पैसा यहां पर वापस ले लिया था, तो सुहास का तो मुझे पता नहीं, बट यहां पर सुहास ने कितना लगाया था, 8 रुपए लगाया था, कितने महीने के लिए लगाया मुझे नहीं पता, एक्स वैल्यू आ गई, अपॉन इन्होंने लगाया नितिन ने 3, लेकिन इनका पता है पूरा 12 महीने के लिए है, तो इनका जो रेशियो होगा इस इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में, तो यहां पर रेशियो कितना बना, 5:4 में बना। इतनी बात क्लियर है।
अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x बराबर 3 और 12 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे जाएगा, तो 5 इंटू 3 इंटू 12 और डिवाइडेड में आपका पहले से 4 है और 10 से 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये तो आपका कटेगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 तिया 45, यानी x की वैल्यू आएगी 45/8। क्लियर इतनी बात, यानी इतने महीनों के लिए पैसा निवेश किया होगा, यानी x किसने, सुहास ने। तो इतने महीने यानी 45/8 महीने सुहास और नितिन साथ रहे होंगे, बट पूछा ये है केवल नितिन कितने महीने तक निवेश में रहा, तो केवल नितिन मतलब 12 में से इतने महीने माइनस कर दो, ये तो साथ वाला है। अगर हम 12 माइनस 45/8 अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, बोलो 12 अट्ठे 96, 96 माइनस 48, सॉरी ये 45 था, 96 माइनस 45, ठीक है, 45/8। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, 6 से 1 जाएगा 5 और यहाँ पर 5, यानी ये आपका आ जाएगा 55/8। इतनी बात क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगी। अब हम 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 8 सत्ते 56 होगा नहीं, तो 8 छंग 48, 48 और ऊपर बचेगा 7, 7 बटे यहाँ पर 8, यानी इतने टाइम उसने अकेले यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स फिर हमको कौन सा वाला आंसर करना होगा यहाँ पर, 45/8 आया, तो 45/8 को हम यहाँ पर क्या 8 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40 और 5 बचेगा 5/8, यानी 5 सही 5/8, ये आपका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर है सबको। नेक्स्ट, 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, उक्त 5 विद्यार्थियों में से, यहां पर ये खा गए, 5 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों का, ठीक है, 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, तो अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। देखो टोटल 5 विद्यार्थी थे, औसत उनका 55 था, 5 में मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे 55 से तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 275, यानी तीनों के टोटल नंबर कितने थे 275। अब उनमें से कह रहा 3 विद्यार्थी हैं उनका 65 है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 65, 3 इंटू 65, ये अगर हम कराएं तो कितना बनेगा, 3×5 = 15 और 3×6 = 18 और 1×19, 195। अब हम इससे अगर माइनस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा और 27 से 9 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 8 आएगा, यानी कि ये किसका बचेगा, 2 स्टूडेंट का कितना मार्क्स है 80। एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, 80/2 आंसर आपके पास आएगा, जो बचे हुए 2 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज है कितना 40। क्लियर है बात इतनी। इसको देखो एक और तरीके से कर सकते थे, और भी शॉर्ट तरीके से क्या कर सकते थे, ध्यान से समझिएगा। 5 विद्यार्थी हैं उनका औसत है 55, ठीक है, जिनमें से 3 विद्यार्थी हैं उनका औसत है कितना 65। अब देखो यहां पर ये 3 विद्यार्थी जब इस 5 में शामिल होते हैं तो 55-55 के होते हैं, और जब ये यहां से निकाल दिए जाते हैं तो 65 हो जाते हैं। तो ये तीनों विद्यार्थी कितना कितना ज्यादा लाए होंगे, सब लोग यहां से 55 से गैप यानी कि +10, 10 10 10 तीनों लेकर के आए होंगे, बोलो ये 30 एक्स्ट्रा लेकर के आए होंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी। अगर 30 एक्स्ट्रा लेकर के आए होंगे तो अब वहां पर बचे कितने होंगे, 2 लोग, ठीक है। अब 55 में से अगर हम 30 देखें तो 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15, यानी जो 30 गया तो 15 इनका एवरेज कम हो जाएगा, तो यानी कि जो 30 है वो ज्यादा चला गया है, तो 30/2 मतलब दोनों विद्यार्थी जो बचे उनका 15-15 कम हो जाएगा, तो 55 माइनस अगर 15 कर दोगे तो भी आपका यहाँ पर आंसर 40 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अप्रोच वैसे है, अच्छे से सोच पाओ तो है, अदरवाइज आप यही कीजिए, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो ये कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में करता है, रसीद है किसी कार्य को कितने 15 दिन में करता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लेता है, यानी कौशिक इसी कार्य को करने में 21 दिन लेता है, तो 15 और 21 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना 105 आएगा, ठीक है। रसीद का एफिशिएंसी होगी, जो क्षमता होगी एक दिन में वो 7 काम कर रहा होगा, टोटल 105 काम था, रसीद 15 15
दिन लगाता है, तो 15 से हमने 105 को डिवाइड किया, यानी एक दिन में 7 काम करता होगा। उसी तरीके से अगर कौशिक टाइम ज्यादा ले रहा तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो एफिशिएंसी 21 पंचे 105, यानी कौशिक एक दिन में 5 काम कर रहा होगा। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी कि एक एक दिन का हमने इनका काम निकाल लिया, दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। अब यहां पर ये कह रहे हैं एक साथ काम करने पर दोनों को उक्त काम को, यानी जो काम है इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, दोनों एक दिन में 12 काम कर देंगे, और टोटल काम आपके पास 105 है। अब 105 काम को 12 की स्पीड से खत्म करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 अट्ठे 96। अब मेरे पास बचेगा कितना, 9, 9/12, यानी इतना समय आपको लगेगा। ठीक है, 8 सही 9/12 दिन लगेंगे। एक्चुअली 9/12 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यानी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो 8 सही 3/4 दिन आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, 8 सही 3/4, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। मान लीजिए कि तट यहां पे है, ठीक है, यहां पे क्या है, तट है, ध्यान से समझना। और यहां से कितनी दूरी पर अभी अंदर समुद्र में है, अंदर समुद्र में जो जहाज है, ठीक है, यहां पर जो जहाज है, ये है यहां पर जहाज। जब यहां पर ये जहाज था तो उसकी तली में एक छेद हो जाता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। अब यहां पर एक ये तो ये इन्होंने फिगर यहां पे गलत ली हुई है, फिगर यहां पर ये 18 है, ठीक है, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। मतलब समझना, यहां पर इसमें छेद हुआ जहाज में तो रिसाव हो गया, तो अब इसमें जहाज में पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो कुछ देर बाद डूब जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो जहाज यहां से चल रहा है, आगे तरफ जा रहा तट की तरफ, और जहाज की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10 की स्पीड से जहाज कुल 18 मिनट ही चल सकता है। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी 15 है, ठीक है, और ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा पाएगा, और ये तो चल तो सिर्फ 18 मिनट सकता, मतलब 18 मिनट बाद ये डूब जाएगा, यानी कि बहुत ही कम यात्रा तय कर पाएगा। आइयो भी बात क्लियर, और इसमें कई सारे यात्री भी हैं। तो इसके लिए अब देखो यहां पर क्या गया, तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव, यानी एक इधर से कोई नाव भेजी जाती है, ठीक है, मोटर बोट होगी या कुछ भी होगा, तो जहाज तक पहुंचने के लिए यात्रियों को बचाने हेतु तो 6 मिनट लगेगा। मतलब यहां पे समझना कि जो तट की तरफ से यहां से एक नाव है जो इस तरफ आ रही है जहाज की तरफ, और जहाज इस तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब एक्चुअली यहां पर देखा जाए तो जहाज कितने मिनट बाद डूब जाएगा, 18 मिनट बाद डूब जाएगा, ठीक है, और जो इधर से नाव आ रही है वो 6 मिनट उसको, यानी इसमें जो यात्री हैं उसको अपनी नाव में शिफ्ट करने में लगाएगा। तो अगर आप 18 मिनट बाद जाओगे तब तक तो जहाज डूब चुका होगा। तो आपको कब जाना होगा, क्योंकि आपको ये 6 मिनट लगाने हैं डूबने के पहले, जैसे ही डूबने को आए सारे यात्री निकल आए, मतलब जो आपको 18 मिनट लग रहे, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 18 माइनस ये 6 कर देंगे, मतलब 12 मिनट में इसको, जो इधर से वाली जो नाव है इसको 12 मिनट में जहाज तक पहुंचना पड़ेगा। 12 मिनट में पहुंच जाएगी, और 6 मिनट में उधर से जो यात्री होंगे उनको अपनी नाव में शिफ्ट कर लेगा, फिर ये डूब जाएगा जहाज, तो सब लोग बच जाएंगे। क्लियर इतनी बात। तो जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या आनी चाहिए, यानी इधर से जो आ रही है नाव इसकी कम से कम स्पीड क्या होनी चाहिए। अब एक चीज समझो, यहां पे जहाज है, छेद यहां पे हुआ, और यहां से वो नाव भेजी जा रही जो इधर से बचाव के लिए जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 15 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है। अब 15 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम कितना है, यहां से अभी अभी हमने कितना निकाला था, 12 मिनट, 12 मिनट में, यानी 15 किलोमीटर आपको 12 मिनट में निकालना, और मिनट का मतलब इसको अगर ये किलोमीटर में तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो यहां पर ये 60 आ जाएगा, और ये 60 कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा कहां पे, ऊपर चला जाएगा। ये बात क्लियर है।
तो यहां पर स्पीड कितनी आएगी, 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे 5, 15 पना 75, यानी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब जहाज इधर से आ रहा है और नाव इधर से आ रही है, तो 12 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी 75 की स्पीड से कवर करी जा सकती है। ये बात सबको क्लियर होगी। अब जो 75 स्पीड है, ये एक्चुअली स्पीड है दोनों की रिलेटिव। जहाज इस तरफ से 10 की स्पीड से आ रहा है और इस तरफ से नाव आ रही है। अब ये नहीं पता कितना, बट यहां पर जहाज की स्पीड मान लो x किलोमीटर और नाव की स्पीड मान लो यहां पर y किलोमीटर है। तो x प्लस y बराबर है कितना, 75 किलोमीटर। तो x जहाज की स्पीड आपको दी गई है 10 प्लस y बराबर 75 है, ठीक है। तो अब y नाव की चाल है, नाव y की कितनी स्पीड आएगी, ये 10 उधर जाएगा माइनस, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस तरफ से चलना हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था, ट्रिकी क्वेश्चन था, कई लोगों को यह एग्जाम में समझ में भी नहीं आया होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा नाव को, इधर से जो आने वाली नाव होगी, तब जाके वो 12 मिनट में पहुंच पाएगी जहाज तक। क्लियर इतनी बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखें। एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज मतलब समान भुजाओं वाला, जिसकी भुजाएं समान हो, ठीक है। अब कहते हैं उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यहां पर क्या करते हैं, इसमें एक वृत्त बना देते हैं। अब ये परिवृत्त मतलब इनके अंदर यहां पर अंतःवृत्त ये बन गया। तो देखो इसके अंतःवृत्त, अगर हम अंतःवृत्त की यहां पर उसकी बात करें कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या की लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो त्रिज्या की अंतःवृत्त के परिवृत्त की लंबाई इसके यहां पर होती है आपका भुजा बटे √3, ठीक है। और भुजा आपके यहाँ इसकी कितनी है, भुजा आपको यहाँ पर ये 21 दी गई है, ये दिया गया है कि त्रिकोण की इतनी है। तो यहां पर अगर हम आर की बात करें, इस ट्रायंगल के आर की बात करें, सॉरी सर्किल के, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। अब पाई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर कितना है 21/√3 इंटू 21/√3, ठीक है। तो देखो इस 7 या 21 से ये 3 चला जाएगा। अब ये √3 ये दोनों मिल करके जब बनेंगे तो ये वैल्यू कितनी, 3, और 3 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, ये 22 और इधर 21, मतलब ये बचेगा 22 इंटू 21, 21 2 जा 42 कैरी हो जाएगा 4, 22 4 जा 42 और कैरी का 4 6 46 हो जाएगा, यानी 462 आएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको। जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जुबिन है और प्रवीण है, 36 मिनट और 60 मिनट, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 180। जुबिन की स्पीड निकालेंगे, 36 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, और प्रवीण की यहां पर क्षमता आ जाएगी एक दिन के काम की, 60 से डिवाइड 180 करेंगे तो ये 3 आएगा। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। काम पूरे होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम, वैकल्पिक का मतलब है एक के बाद एक, अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। मतलब जो, ध्यान से समझना ये क्या कह रहा है, यहां से यहां तक टोटल काम आपका 180 है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक आते, पहले जुबिन आता है, फिर प्रवीण आता है, फिर जुबिन आता है, फिर प्रवीण आता है, ठीक है। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि लास्ट में यहां पर जो काम होगा, जो बचेगा, तो यहां पर अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय के लिए, मतलब यहां पर ये समझो कि 1 मिनट तक भी काम नहीं करेगा। अगर ये होगा तो यहां पर दैट मीन्स काम अगर 5 आया और जुबिन करने आया तो पूरा 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन 1 मिनट से कम, मतलब यहां पे काम बचना चाहिए कम। अगर ये काम करने आएगा तो काम बचेगा कम। और एक चीज समझो
कि इस ग्रुप में लास्ट में काम कौन करता है, देखो जुबिन प्रवीण, फिर जुबिन प्रवीण, तो ये तो इनका ग्रुप बन जाएगा, जुबिन प्रवीण जुबिन प्रवीण। इतना क्लियर हो गया कि यहां काम जुबिन ही करने आएगा और लास्ट में समाप्त करेगा। क्लियर है इतनी बात। अब जुबिन एक दिन में 5 काम करता है, प्रवीण एक दिन में 3 काम करता है, इसी तरीके से ये 5 3 5 3 5 3 का ग्रुप बनता चला जाएगा। तो यहां पर 2 मिनट में 8 काम हो रहा है। अब इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझना, जब 8 यहां पर आ गया है, ये 2 मिनट का काम है 8। तो अब यहां पर जो करते हैं ये बड़ा फंडा समझने वाला है। तो 180 को डिवाइड करो 8 से और उतने तक डिवाइड करो, पॉइंट में कभी मत जाना, जो बच जाए बचा हुआ काम यहां पर आएगा लास्ट में। ठीक है, इसको जितना डिवाइड हो सकता पूरा उतना हम डिवाइड करेंगे और जो बचा होगा वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, आई होप सबको क्लियर होगा। तो अब देखो 8 से अगर हम इसको हम यहां पर डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर यहां पर बचेगा 2 20 हो जाएगा, अगेन आपका 8 दूनी 16। तो अब देखो यहां पर बाद बचा कितना, यहां पर काम आपका बचेगा 4, यानी कि लास्ट में आपका जो बचेगा काम वो 4 बचेगा, क्योंकि 8 दूनी 16 8 दूनी 16 4 काम यहां बच गया। अब लेकिन ये काम 8 काम 2 मिनट का था तो यहां पर इंटू 2 कराएंगे, यानी कि जो टोटल 176 काम है वो 44 मिनट में हुआ होगा। ठीक है, अब 44 मिनट आपका तो आंसर आ गया, यानी 45 वाला आंसर होगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला काम 1 मिनट से कम में होना है, या तो 48 सेकंड होगा या 45 सेकंड होगा। अगर यहीं पे 44 की जगह कोई और होता, सिर्फ एक ही 44 होता, तो आगे में निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चलो, अब जुबिन काम करने आएगा। जुबिन एक दिन में कितना काम करता, 5 काम, बचा कितना है 4। तो 4 काम करने के लिए वो 5 की स्पीड से कितने मिनट में कर देगा। तो देखो यहां पर अगर मिनट की बात करें, सेकंड में हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 60 से करा दो, तो यहां पर आएगा 12 12 चौको 48, यानी 48 सेकंड में काम कर देगा, क्योंकि 1 मिनट में 5 करता है काम, तो 48 सेकंड में 4 कर देगा। तो ओवरऑल कितना समय लगेगा, 44 मिनट 48 सेकंड, यानी 44 और 48 ये टाइम लगेगा काम को फिनिश होने में। तो ऑप्शन आपका ये भी गलत, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके जाइएगा एग्जाम में। गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु अपनी निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य रोजाना गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो सामान्यता मतलब बाकी के दिन, आज तो वो लेट पहुंचेगा, देरी से पहुंचा, लेकिन बाकी के दिन कार्यालय पहुंचने में कितना समय उसको लगता था वो आपको बताना है। तो देखो यहां पर जो ये दिया गया, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। एक दिन वह सामान्य गति का 4/5, सामान्य गति का 4/5 का मतलब है 5 है, ये आपकी सामान्य गति है, नीचे वाली ओरिजिनल होती है, और ये आपकी कम करी हुई स्पीड है, ये आज की स्पीड है जो देरी से पहुंचा। यानी रोज 5 की स्पीड से जाता था, लेकिन आज वो 4 की स्पीड से जा रहा है, इसलिए उसको यहां पर इतनी देरी हो रही है। अगर 5 की स्पीड से जाता तो देर नहीं करता। तो देखो यहां पर ये क्या है, स्पीड है। अगर हम स्पीड का रेशियो देखें तो स्पीड का रेशियो कितना है, 5 एक्चुअल है, 4 आज का है। ये तो उसका सामान्य है कि ये यहां पर सामान्य चाल से जाता है, लेकिन आज की स्पीड उसकी ये है। तो अब आप एक चीज जानते होंगे, स्पीड का रेशियो जो होता है, और हम अब यहां पर उनके टाइम का रेशियो निकालें तो स्पीड और टाइम, अब देखो डिस्टेंस इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि रोज ऑफिस ही तो जाता था, पहले 5 की स्पीड से जाता था, आज वो 4 की स्पीड से जाता है। जब आपकी डिस्टेंस इक्वल होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर टाइम कितना लगेगा, 4 और 5, यानी जो सामान्य चाल से जाता है तो उसको 4 मिनट लगते हैं, और 4 की स्पीड से जाएगा तो 5 का टाइम लगता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से कितना लेट हो रहा है, मेरे हिसाब से सिर्फ 1 मिनट हो रहा है। क्लियर इतनी बात, बट क्वेश्चन में कितना लेट हो रहा है, 22.5 मिनट, यानी एक वाली वैल्यू है 22.5 मिनट। क्लियर, तो पूछ ये रहा है सामान्य कितना उसको समय लगता था, सामान्यता, तो सामान्यता उसको 4 समय लगता था, एक वाली वैल्यू 22.5 है, तो 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 22 चौको 88 और 5 चौको 20 यानी 2, ओवरऑल उसको 90 मिनट सामान्यता लगते होंगे। तो 90 मिनट को अगर हम यहां पर देखें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे,
1 घंटा और 30 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट सामान्यतः उसके पहुंचने का समय लगता है, यानी 1 घंटे 30 मिनट पहुंचता है, लेकिन 22.5 मिनट लेट पहुंचा तो 1 घंटे 52.5 मिनट लगे होंगे आज उसको। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो देखो यहां पर क्या है, केसर, केसर एक मसाला होता है, तो सेब, सेब एक फल होता है, जड़ तना सब्जी तो होता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, लार का मतलब है लार ग्रंथियों से, यानी कि लार ग्रंथियों से लार निकलती है। तो यहां पर पित्त, पित्त इसको हम अगर इंग्लिश में बोलें इसको बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस, पित्तरस। तो पित्तरस किससे स्रावित होता है, किससे निकलता है? वो निकलता है जिगर, जिगर इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, ठीक है, ये होता है लीवर, लीवर से निकलता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम है, तो देखो द्रव्यमान ग्राम में मापा जाता है, उसी तरीके से किसको सेल्सियस में नापा जाता होगा? द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है, किसको सेल्सियस में? तापमान होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट, अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई को ये लिखा जाता है, तो यहां पर देखो m को इन्होंने किया n+1, u को कर दिया इन्होंने t, तो इसमें -1, यानी क्या हो रहा? +1 -1। अब m से फिर n हुआ, यानी फिर +1 हुआ, b से -1 आपका हुआ, a हो गया। तो यही चीज हमको कानपुर में करना है। पहले हम कानपुर में k में +1 करेंगे, k के बाद l आंसर आएगा, ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। अब a है, इसमें -1 करेंगे तो यहां पर b नहीं आएगा, -1 करने पर z आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम किससे संबंधित है। तो देखो केक ओवन में बनाया जाता है, उसी प्रकार आइसक्रीम होती है वो रेफ्रिजरेटर में बनाई जाती है, यानी उसको फ्रीज होने के लिए, ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार नागालैंड। देखो शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो नागालैंड की राजधानी कहां पर है? कोहिमा है, तो ये राजधानी आपको पता होनी चाहिए। 100 का मतलब होता है शतक, मतलब कहते नहीं शताब्दी, शतक को हम दूसरे शब्दों में शताब्दी भी कह सकते हैं कि शताब्दी। ठीक है, अगर ये शतक, अगर रन्स और उसमें जाएंगे तो शतक बोलते हैं, लेकिन अगर वर्षों में जाएंगे तो शताब्दी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहा है 10 का मतलब क्या होता है, तो 10 साल जब गुजर जाते हैं तो 10 साल को हम बोलते हैं इस दशक में, कहते नहीं है 90 दशक के गाने हैं, 80s के गाने हैं। ठीक है, तो ये 10 को हम बोलते हैं दशक, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट यहां पर D4, X24, E5, H8, T20 सबकी वैल्यू लिखी गई, तो L की वैल्यू होती है 12, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने m ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में n है? m के पहले और बाद दोनों तरफ n होना चाहिए, तो m पहले और बाद दोनों n है। यहां पर आते हैं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी m नहीं है, यहां पे नहीं है, ये वाला एक आपको नहीं यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा? ये वाला आपको मिला MNM। ठीक है, और एक आपको यहाँ पर मिलेगा पहले बाद में, और एक आपको कहीं ना कहीं ये वाला भी मिल जाता है MNM। क्लियर है इतनी बात? आई होप ये बात अब सबको क्लियर होगी। तो हमको क्या देखा कि m के पहले n है, इस m में नहीं है, इस m में देखोगे तो पहले तो n है बाद में नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, इसमें बाद में है तो पहले नहीं है, इस m के इधर उधर है ही नहीं, कोई m के है ही नहीं, इस m की अगर बात करेंगे तो नहीं है, तो m के इधर तो n है, लेकिन इधर जाओगे तो ये देखो m रखा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इस वाले m की बात करेंगे, पहले है बाद में नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं, तो ये टोटल आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये कंफ्यूज आपको इस तरीके से यहाँ पे करेंगे कि आपको दिखेगा एक तो ये है और फिर एक आप ये वाला दिख जाओगे, लेकिन ये वाला भूल जाओगे कि यहाँ भी आपका m के पहले n बाद में n था। तो ओवरऑल आपके यहाँ पर कितने हो गए? ओवरऑल यहाँ पर आपके 4 हो गए। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? u की वैल्यू 21, m की वैल्यू 13, v की वैल्यू 22, r की वैल्यू 18, s की वैल्यू क्या होगी? तो s की वैल्यू कितनी होती? 19 होती है, ऑप्शन टिक करो, निकल जाओ।
नेक्स्ट गुड को ये लिखा जाता है तो बैड को क्या लिखेंगे? तो देखो गुड की में वैल्यू आती 7 +15 और +4। ये हमने इन लेटर्स की वैल्यू लिखी हुई है। ऐड करेंगे 15 15 30, 30 7 37 और +4 ये आपका 41 आ जाता है। उसी तरीके से बैड, बैड में आता है बी की वैल्यू कितनी होती है 2, प्लस ए की वैल्यू 1, प्लस डी की वैल्यू 3। ऐड करेंगे तो 2 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी डी की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी, तो 2 1 3 और 4 ये आपका आ जाएगा आंसर 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, यदि एक्टिव को 60 लिखा जाता तो पैसिव को क्या लिखेंगे? तो ए की वैल्यू कितनी 1, प्लस सी की वैल्यू कितनी 3, प्लस टी की वैल्यू है 20, आई की वैल्यू 9, प्लस वी की वैल्यू 22 यहाँ पर आ जाएगी, और प्लस लास्ट में ई की वैल्यू होती है 5। ऐड करो 1 3 4 और 20 24, 24 और 9 33, 33 और 22, 33 और 22 होता 55, 55 और 60 यानी कि 55 और 5 60 आ जाएगा। इसी तरीके से पैसिव को ऐड करेंगे। पैसिव में इसकी वैल्यू होती है 16 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 22 प्लस 5। तो देखो 19 और 19 ये आपका हो जाता है 38, 16 और 1 यहाँ पर आ गया 17, और 22 5 27, 27 और 9 यहाँ पर ये आ जाता है 36। ठीक है, तो देखो 6 और 8 14, 14 और 7, 14 और 7 यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 का 1। ऑप्शन अगर यूनिट पर देखोगे एक में ही है, टिक करो और निकल जाओ। नेक्स्ट, यदि एक निश्चित संकेत लिपि में सिल्क को ये लिखा जाता है तो देखो एस की वैल्यू 19 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, फिर एल की वैल्यू 12 होती है, के की वैल्यू 11 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू लिखी, सी की वैल्यू कितनी होती है 3, 3 सभी में है। ओ कितना होता 15, तो यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो 3 के बाद आएगा यहाँ पे 15। दो ऑप्शन बचे, 15 के बाद 14, एक में 20 है, तो यहाँ पर टी 20 होता है, 14 नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घड़ी 1:40 का समय दिखा रही, तो देखो यहाँ पर हम इस तरीके से घड़ी बनाएंगे। 1:40 का मतलब है यहाँ पे आपका 12 है, ये आपका 1 होगा, और यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। 1:40 का मतलब है कि कहीं ना कहीं 1:45 बजने वाला है, घड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी और 40 में यहाँ पर होगी। तो अब ये कह रहे हैं कि यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो देखो यहीं पर प्लस का साइन बना लो, तो ऊपर होता नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो कह रहा तो घंटे की सुई किस दिशा में, तो घंटे की सुई तो इस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है, यानी आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सबको इतना? नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट है, अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, उनकी छाया सुबीर के सामने थी, सुबीर के सामने थी, यानी उनकी जिनकी दोनों की छाया पड़ रही सुबीर के सामने पड़ रही थी। तो अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, ध्यान दीजिए। तो देखो शाम का समय, ठीक है, शाम के समय में क्या होता है, सूरज कहाँ पे होगा, इस तरीके से है। शाम के में सूरज पश्चिम में होता है, पश्चिम आपका इस साइड होता है, और जब शाम को सूरज इधर है तो सबकी परछाई इस तरफ पड़ेगी, यानी पूर्व दिशा में पड़ेगी। अब किसी के सामने पड़ रही है, मान लो अगर कोई पर्सन इधर मुंह करे खड़ा है तो उसके इधर परछाई पड़ेगी, मतलब उसके दाहिने और राइट साइड में पड़ेगी, और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, सामने कब पड़ेगी, जब जो बंदा जिस तरफ आपकी परछाई पड़ रही है उस बंदे का फेस इधर ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरफ जिसकी परछाई होगी तो उसी तरफ, यानी पश्चिम आपका ईस्ट में ही तो परछाई पड़ेगी शाम का समय। तो यहां पर जिसके सामने पड़ रही वो बंदा यहां पर खड़ा होगा, इतना कंफर्म है। और आमने सामने बातें खड़े कर रहे तो एक बंदा फिर यहां पर होगा। अब किसके, सुबीर के सामने परछाई पड़ रही, इसके तो पीठ की तरफ परछाई पड़ेगी क्योंकि इधर पड़ेगी, लेकिन इसके सामने पड़ेगी, तो यहां पर आपका सुबीर आ जाएगा। और एक बंदा है कौन सा, जो कि है आपका अमल, अमल यहाँ पर खड़ा होगा। तो इस तरह से ये खड़े होकर बातें कर रहे होंगे। तो पूछ रहा अमल का मुख किस दिशा, तो अमल देखो इस दिशा में करे जिस तरफ सूर्य निकला हुआ है, सूर्य किस, सॉरी सूर्य जिस तरफ है, तो शाम का समय सूर्य कहां पर होगा, पश्चिम में होगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ कौवे कबूतर हैं, कुछ कौवे कबूतर हैं, सभी कबूतर मोर हैं, सभी कबूतर मोर हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ कौवे कबूतर हैं, कुछ सभी कबूतर मोर हैं। तो यहाँ पर रिलेशन तीनों का अगर देखोगे तो एक दूसरे से डायग्राम टच कर रहे हैं, नेगेटिव कोई भी आएगा तुरंत गलत होगा, यानी सेकंड वाला ये कभी सही हो ही नहीं सकता।
पहला वाला है कुछ कौवे मोर हैं, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मोर जब कबूतर को लेने आई थी कुछ कौवे के बोलेगी, यानी ये बिल्कुल बात सही है। कोई मोर कबूतर नहीं है, बिल्कुल गलत। जब मोर कबूतर को लेने आई थी तो यहाँ पर सारे के सारे कबूतर मोर हैं, तो कुछ मोर हैं वो कबूतर के पास हैं। दैट मीन्स ये वाला गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, ओनली फर्स्ट। क्लियर है बात? नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों से, नवीकरणीय मतलब रिन्यूअल, जो नई नई रिन्यूअल करते हैं, कोई नई नई चीजें आती हैं, अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। तो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय जो मेरे पास अभी चीजें इतनी उपलब्धता में हैं, तो उनको मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा बचा के रखिए ताकि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हो सके। क्लियर इतनी बात? ये स्टेटमेंट कह रहा है। कहला अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात। भाई नए नए आए दिन कहीं ना कहीं खोज होती रहती है, कभी ये चीज कभी वो चीज, है ना। अभी देखना, अभी कुछ दिन बाद जो हमारे वाहन चल रहे हैं वो हाइड्रोजन से चलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन हमारे वातावरण में बहुत है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि हम नई कुछ ना कुछ चीजें खोज ही लेते हैं जहां पे प्रॉब्लम आती है। दूसरा, यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। आई होप बात समझ आई। मतलब जो हमारे रिन्यूएबल वाली जो चीजें, जो ये चीजें हैं, ये समाप्त अगर हो जाएंगी तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग कर नहीं कर पाएगी, सीधी सी बात है। तो नहीं कर पाएगी तो उसको कुछ और ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये बात सही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको बचा के चलो कि वो यूज कर लें, अदरवाइज उनको कुछ और सोचना पड़ेगा। आई होप बात क्लियर होगी। तो यहां पर क्या होगा, धारणा सेकंड आपकी अंतर्निहित होगी यहां पर। नेक्स्ट है सजातीय ध्रुव। सजातीय का मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव नेगेटिव हो गए, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो जो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आएंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में नहीं चिपकेंगे। जो जैसे चुंबक होती है, चुंबक में प्लस प्लस करोगे तो दूर दूर भागती है, माइनस माइनस करोगे तो वो आपका दूर भागेगी। तो आपने अगर छोटे रहे होंगे, जब आपने देखा होगा तो ऐसी चीजें आपने करी होंगी। चुंबक होती थी, बीच से तोड़ दो, फिर एक चुंबक को हम भगाते थे उसके पीछे लगा के, क्योंकि वो सेम साइड के होते, एक प्लस प्लस उनके दोनों ध्रुव होते थे। ठीक है, तो वही कह रहा विकर्षित करते हैं मतलब एक दूसरे को और धकेलते हैं। और विजातीय होते हैं मतलब प्लस और माइनस हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस और माइनस होगा जरूर है, वो चिपक जाएगा तुरंत का तुरंत। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहां पर धारणाएं बता रहा है, धारणाएं क्या है? सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित, तो जो भी कोई वस्तुएं होंगी एक जैसी, बिल्कुल सही बात है, ये विकर्षित करेंगी ही करेंगी, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात कह रहा है विपरीत प्रकृति के व्यक्ति, ये देखो व्यक्तियों के बात में यहां पर कोई बात नहीं करी। ठीक है, इन्होंने पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर दी। अधिक अछुंड होते हैं, बिल्कुल हम इसको गलत करेंगे। तो यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही होगा। आई होप बात ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य नहीं है? तो देखो भाज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये तो देखो 19 से डिवाइड होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17, 13, 13 चौको 52, 13, यानी ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 चौको 52 और 13 एकम 13, और ये है ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं, बट ये किसी से नंबर डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन यही पूछ रहा था कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका बी, 433। नेक्स्ट, यहां पे भी इन्होंने क्वेश्चन की गलत लिखा, मैं आपको सही करके यहां बताता हूं। ये 105 डिवाइडेड बाई 15 इंटू, यहां पर ये कोष्टक और इसके अंदर था 38 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाई 5, उसके बाद यहां पर ये क्लोज और डिवाइडेड बाई यहां पर 3। अब यहां पे पूछ रहा क्या आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 38 माइनस 8 करेंगे तो 30 आएगा। फिर 30 में हम देंगे भाग 5 से, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6। ठीक है, और यहाँ 15 से हम भाग देंगे इसमें, तो ये आएगा 7, यानी 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 7 इंटू, पहले हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, 3 दूनी 6। आंसर आपका यहाँ बन जाएगा कितना, 14 आपका आंसर करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर ये गलत थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1.8 को अगर हम 1200 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? तो देखो
यहाँ पर समझते हैं। अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हटाएं तो नीचे हमें एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी। अब 12,000 से क्या 18 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते ही एक जीरो बढ़ जाएगा, भाग अभी भी नहीं जाएगा। फिर एक हम जीरो लगाएंगे, 1800 हुआ, क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगेन एक जीरो लगाएंगे और एक जीरो यहाँ ऐड करेंगे। अब ये 18,000 बन गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? इसको काट दो। अब 12 से डिवाइड करके देखो तो 12 एकम 12 बचेगा 6, 12 पंचे 60, यानी आपका जो आंसर बनेगा 0.0015। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में इस तरह से, तो नहीं समझ पाते कि इसमें क्या होगा, तो इसको ध्यान से करना हमेशा। नेक्स्ट है 11। अब देखो यही अगर हम देखें जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया उसमें यहां पर ये इनटू था और यहां 55 और 33 ऐसे था, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो यही सेकंड शिफ्ट में इन्होंने ऐसे करके पूछ लिया, क्या? 11/8। अब देखो यहां पर डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन अगर हम यहां पर डिवाइड है कितना? 33/56। ठीक है, तो डिवाइड को हम चेंज कर सकते हैं। अगर छोटी क्लासेस में जब सर ने पढ़ाया होगा आपके तो बताया होगा, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये यहाँ पर चेंज होके ये पलट जाते नंबर, यानी 56 ऊपर और नीचे 33 आ जाएगा। बात वही है, वही चीज थी कि अगर हम यहाँ पे आते तो यहाँ पर 56 और यहाँ पर 33। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो देखो 11 तिया यहाँ पर हो जाएगा 33 और 8 सत्ते 56, और दोनों ऑप्शन सेम आंसर आता है, जो सुबह था वही इवनिंग वाले का आंसर है। यानी 7/3 का मतलब है 3 दूनी 6, एक बचेगा, 1/3 दो सही, 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आया है 54, 162 और 189 का महत्तम समापवर्तक। तो देखो एक हमने शॉर्टकट आपको बताया था, क्या? 54, 162 और 189, जिनके बीच में सबसे कम डिफरेंस हो वो देखो। एक चीज देखो, 54 और 162 में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ये दोनों नंबर पास हैं, इनके बीच डिफरेंस कितना है? तो देखो 9 से 2 जाएगा, यहां पर आएगा 7, और 18 से 16 जाएगा 2, यानी यही डिफरेंस आपको 27 ही सबसे कम मिला। ठीक है, 27 से डिवाइड करके देखो क्या ये नंबर डिवाइड होता है? ये 2 बार हो जाएगा। अब 27 से क्या ये, क्योंकि यहां पर 2 लाना है तो 7 छंग 42, ये 6 से होगा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, बिल्कुल सही हो जाएगा डिवाइड 6 बार। ये कितनी बार होगा? ये 7 बार होगा, क्योंकि यूनिट पे 9 लाना, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 4 18, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर जो बनेगा वो ये बन जाएगा 27। तो दूसरा वाला तरीका भी बताते हैं। ये तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम भाग में रखते हैं, और उससे जो बड़ा नंबर 162 है इसको हम यहाँ रखेंगे, इसको हम डिवाइड कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 54 तिया 162 होता है। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अभी हमारा लास्ट डिवाइजर 54 रहा है। अगेन हम क्या करेंगे? 54 से डिवाइड करेंगे अगले नंबर 189 को, तो यहाँ पर 3 बार ही जाएगा, 162 आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 27। अब ये 27 भाग बन जाएगा और ये 54 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 27 दूनी 54। ठीक है, पूरा 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 किसने डिवाइड किया? 27 ने। यही आपका बन जाएगा क्या? HCF। आई होप बात इतनी क्लियर है। नेक्स्ट 54, 128 और 160 का एलसीएम पूछ रहा है। तो देखो 64, 128 और 160, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो देखो यहां पर एक कोई नंबर है जिसको डिवाइड कर सकता है। 16 यहां पर क्या डिवाइड कर सकता है? 16 से अगर हम डिवाइड करें, 16 यहां पर 16 चौको 64, 16 अट्ठे 128, 16 एकम 16, यानी ये 10 आ गया। अब हम यहाँ पर एक डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 से अगर हम यहाँ करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। अब ये 2 5 किसी से नहीं होगा तो क्या होगा? 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यानी 16 इंटू 40 कराओगे, 16 चौको 64, 640 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, एक बार एक चीज ये भी देख लो, 320 तो नहीं हो जाएगा? 320 64 से तो डिवाइड, 6 पंचे 30 हो जाएगा, क्या 120 से डिवाइड होगा? 128 से, 128 का डबल हो जाता है 256, नहीं होगा। 8 की टेबल में 0 5 में आता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, 640 ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? तो AUDO, एक ही आपको दिख रहा है कॉन्सोनेंट, बाकी सारे के सारे वॉवेल हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सेज से संबंध नहीं रखता है? बाली, कंगन, चूड़ी। देखो ये क्या है, ये गहने एक तरीके से हैं। बाली कानों में पहनते, कंगन हाथ में, कंगन और चूड़ी हाथ में पहनते हैं। चश्मा है, ये तो कोई पहन सकता है चश्मा, ये गहना नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा चश्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से शब्दों से संबंध नहीं रखता? किनारा, भुजाएं, सतह, शीर्ष। देखो किनारा है वो कहीं ना कहीं जमीन को टच करता, भुजाएं होती शरीर, सतह होता है। अब जिस किसी भी आकृति का शीर्ष होगा वो जमीन को टच नहीं करेगा, यानी ऑप्शन आपका ये होगा। ये तीन एक जैसे हैं। किनारा जमीन को टच कर सकता है, भुजाएं और सतह, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर मिरर रख दिया गया तो कौन सी इमेज बनेगी? तो देखो जब भी इमेज बनती है तो एक चीज यहाँ पर जान लो कि शीशे के जितना पास में जो चीज बनी होगी वो आपको पास में दिखेगी, और जो जितनी दूर होगी, तो शीशे के पास में एरो है तो यहाँ पर एरो यहाँ पास में आके बनेगा, ये वाली आकृति एरो की होगी। ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि इसमें तो नीचे ये आ गया, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा क्योंकि शीशे में है। अगर वाटर इमेज होती तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता। अब इन दोनों में देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो ऊपर वाले में अगर देखो कि ऊपर यहाँ पर जो फिगर होगी, ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाएगी, और ये तो फिल तो है नहीं, ये तो हमारा यहाँ पर इन्होंने डार्क कर दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म की पहचान करें। पति पत्नी, पिता पुत्र, चाचा भतीजी, माता पुत्र। देखो इन तीनों में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक पीढ़ी का गैप दिखाई दे जाएगा, लेकिन पति और पत्नी ये सेम पीढ़ी के हैं, सेम पीढ़ी के, सेम जनरेशन के हैं, ठीक है। क्लियर हो रही बात? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, पति पत्नी। नेक्स्ट, नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई दिए विकल्पों में से ऊपर के समूह को अनुरूप करता, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो इस ग्रुप में आगे शामिल हो सकता है, एक जैसा हो। देखो यहाँ पर नारियल का तेल निकलता, मूंगफली का तेल, सरसों, मकई, इन सबका तेल निकलता, काजू का तेल कभी नहीं, कोको, कोको तो ये पपीते का जैसा एक कोई फल होता है उसको, बादाम का तेल नहीं निकलता, यानी जैतून, जैतून का तेल निकाला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या? आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर इसने पूछ लिया है कि जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज क्या होगी, यानी यहां पर आपको ये रखना पड़ेगा। तो ये चीज, अब देखो इसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। अब यहां पर जब ये आएगा तो देखो यहां पर मोर की जो गर्दन है वो लेफ्ट साइड में है, इस तरफ है। यहां पर इन्होंने इस साइड राइट साइड कर दी तो ये तो गलत हो गया, यहां भी राइट साइड कर दी, ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास बी और सी दो ऑप्शन बचे। अब उसके पंख देखो, पंख यहाँ पर कुछ इस तरीके से वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। इनमें देखो बीच बीच में एक लाइन है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक सब में एक यहाँ पर डॉट और डॉट डॉट बना दिया इनमें तीन में। ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर कहीं डॉट नहीं बना है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर लिखा 1 3 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 3 5, यहाँ पर 7 आना चाहिए, और 7 लेकिन आएगा किसमें, कीवर्ड में लिखा हुआ 7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे और ऐसे बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर फिर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर पेंटागन आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेक्सागन आएगा, ठीक है, हेक्सागन आएगा। ये बात क्लियर है। तो हेक्सागन कहां पर है? हेक्सागन ना तो यहां पर है, ना तो यहां पर है, ना तो यहां पर है, ऑप्शन नंबर एक ही बचता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, हेक्सागन आएगा। नेक्स्ट, ट्रायंगल है, उससे ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, उससे एक बड़ी वाली आकृति, बड़ी साइड मतलब चार साइड वाली आकृति में यहाँ पर कॉर्नर से कॉर्नर मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका पेंटागन है तो आगे हेक्सागन आएगा, ठीक है। तो पेंटागन में पेंटागन, तो पहला तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब दो बचे हैं हेक्सागन। यहाँ पर देखो क्या था, एक जहां पर कॉर्नर से कॉर्नर यहाँ पर अटैच हो रहा था, यहाँ पर साइड से अटैच किया तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पर इस तरीके वाली जो ऐसे वाली पत्ती बनी होगी वही होगा, यानी ये और ये तो कभी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला तो ये वाली आकृति बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में हमें देखना है, इसमें और इसमें, ये वाली चीज देखो, यहाँ साइड वाली, यहाँ पे हल्का सा सर्कुलर जैसा बन रहा है इसमें, जो ये राउंडेड फिगर है ये दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उन्होंने पूरा सीधा सीधा ट्रायंगल बना दिया, जबकि ऐसे बनना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली भी गलत हो जाएगी, यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे के समस्या चित्र सेट में प्रथम जो दो चित्र आपस में संबंधित हैं, उत्तर चित्र में सेट में उस चित्र का चयन करें जो समस्या सेट के दिस 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 ऐसे करके।
तो देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि ये वाली अगर हम चीज देखें यहाँ पर थी और ये यहाँ पर आ रही है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये चीज यहाँ पे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगी, तो इस तरीके से जाने में ना तो यहाँ पर है, ना तो यहाँ पर है, ना तो यहाँ पर है, ये इसी में दिख रहा है। ये हल्का सा ये है और हल्का सा उसको ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हल्का उसका एंगल ये था, तो यहाँ पे 90 डिग्री के लिए फिर यही जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं जाएगा ऐसे, तो एंगल कम हो जाएगा जो कि ये वाला था। तो आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की एक दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश। मतलब उसका कहने का सिर्फ इतना था कि अगर आप प्रॉपर नींद लेते हो तो आपका लगभग स्वस्थ ठीक रहता है, और अगर बीमारी है आपको तो आपको नींद लेने पड़ेगी। नींद में ही दवाइयां या जो कुछ होती हैं शुरुआत वहीं से होती है। अगर किसी पर्सन को नींद नहीं आ रही है तो दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। तो स्वास्थ्य सही होने के लिए इंसान को नींद आनी चाहिए। नींद कब आएगी? जब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी तो नींद आ जाएगी। अब ये कहता है यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग, बिल्कुल गलत। ऐसा यहां पर नहीं कहेगा मतलब सोते रहो सोते रहो, अरे भाई सोने से भी बीमार पड़ जाओगे, सोते सोते भी कमर दर्द करने लगती है। नींद सभी रोगों की दवा है, ये भी गलत है, नींद सभी रोगों की दवा है। वो तो एक लिखा हुआ था कि अगर बीमार हो और बीमारी में आपकी दवा चल रही है, अगर कोई इंसान सोने लगता है तो समझो वो अब सही होने वाला है, ठीक है, मतलब उसके एक लक्षण हो जाते हैं कि ये सही होगा। तो यहां पर आंसर होगा ना तो पहला ना ही दूसरा सही होगा। नेक्स्ट, कुछ कौवे शेर हैं, कुछ कौवे शेर हैं, सभी शेर चीते हैं। तो यहां पर फिर अगेन वही तरीके से आपका डायग्राम बन गया, सभी चीते। सारे डायग्राम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव वाला देखते ही गलत करो, कभी नेगेटिव सही होगा ही नहीं, ध्यान रखना। कुछ कौवे चीते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए। तो यहां पर सभी शिक्षक लड़के हैं, सभी शिक्षक क्या हैं? लड़के हैं। कुछ लड़के छात्र, कुछ लड़के छात्र। तो देखो छात्र और शिक्षक का यहां पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है इन दोनों में ना तो सही और ना ही गलत हो गया, यानी आइदर और की कंडीशन बनेगी। कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र लड़के, बिल्कुल सही, कुछ छात्र लड़के, इतने लड़के हैं या इतने छात्र हैं वो लड़के हैं, ठीक है, पहला तो सही हो गया। दूसरा, कोई शिक्षक छात्र है, कोई शिक्षक छात्र है, यानी कि हम कह सकते हैं हो सकता है अगर छात्र यहां से आता तो हो भी सकता था, यानी दो डायग्राम बन सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर आपका बनेगा ओनली फर्स्ट। 750, तो यहां पर ये क्या आएगा? देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो आपको 50 मिलता है। तो उसी तरीके से आपको 101 मिला होगा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हम मान लेते हैं x में +1, x के स्क्वायर में +1 किया हो गया होगा, तो x स्क्वायर अगर हम देखें तो 1 माइनस उधर जाएगा तो 100 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी? इधर स्क्वायर हटेगा, इधर क्यूब रूट स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 25880। तो देखो यहाँ पर ये बड़ा उलझाऊ सवाल था, ठीक है, हो सकता है आपको तुरंत क्लिक कर जाए और ना भी करे, दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर 80 कैसे आया? तो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 8, यानी सारी डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 पंचे 10 अट्ठे 80 आ गया। उसी तरीके से 3 इंटू 6 इंटू 9, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, 3 छंके 18, 18 18 निम्मा 162, ठीक है, 162, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। 3 15 35 63, देखो दो लॉजिक यहां पर लग रहे हैं। एक तो लॉजिक यही दिख रहा है कि अगर हम यहां पर ये लिख लें 3 15 35 63 और गैप है 143। एक तो आप गैप से कर सकते हो, यहां पर गैप कितना है 12 का, फिर यहाँ पे कितना आ गया 12 और 8 20 का, फिर यहाँ पर गैप आ जाएगा 28 का, और फिर अब देखो 12 8 20 8 28, 28 और 8 यहाँ पर 36 का गैप आएगा, और 36 8 यहाँ पर 44 का गैप आएगा। तो 36 और 63 को ऐड करोगे 639, 639 आपका 99 आंसर आ जाएगा। दूसरा लॉजिक इसमें ये भी लग रहा है, 2 का स्क्वायर -1, ठीक है, 4 का स्क्वायर -1, यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर -1 यानी इवन नंबर के, यहाँ पे आपका 8 का स्क्वायर -1,
तो यहाँ आपका होगा 10 का स्क्वायर -1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 का स्क्वायर -1। तो दो लॉजिक लग रहे हैं, चाहो तो ये वाला आपको वहां पर टिक कर जाए, ये कर जाए, जो भी कोई टिक कर जाए, बट मेरा आंसर 99 दोनों ही तरीके से आ रहा है। ठीक है, जेड एक्स वी टी, तो देखो जेड से एक्स -2 -2 -2 टी से -2 होगा, तो यहां पर आपका आंसर आ रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 5 10 17, 2 5 10 17, तो यहां पर क्या आएगा, कितना गैप है, 3 का, 5 का, 7 का, आगे। अब देखो 3 2 5 2 7, या तो 9 का आएगा अगर ये ऑड नंबर चल रहा है, और अगर प्राइम नंबर चलेगा तो फिर यहाँ 11 का गैप आएगा। तो 9 और 11 दोनों ही हो सकते हैं। 17 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 26, 26 हमारा ऑप्शन में है नहीं, दैट मीन्स प्राइम नंबर चल रहा है। 11 ऐड करेंगे, 17 और 11 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको 28 बी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट A1 E5 K11 C29, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, पहले 1 था, 5 था, 11 हुआ, एक गैप आया, फिर 29 हुआ, यानी यहाँ पे गैप है +4, यहाँ पर है +6। ठीक है, एक में 4, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ होगा, 4 2 6, यहाँ पर 8 ऐड हुआ होगा, तो 11 और 8 यहाँ पर कितना 19। अब जरा एक और देख लो, 8 के बाद यहाँ पर कितना ऐड होना, 4 6 8, तो यहाँ 10 होना चाहिए ऐड, तो 19 और 10 29, बिल्कुल सही आपका वेरीफाई हो रहा है। तो यानी कि 19 वाला आंसर यानी S19 आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिससे, जैसे कि पहला दूसरे से। तो यहाँ पर देखो ये दिया गया है कितना, 82 64 92 कितना आएगा, तो 82 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली 8 का स्क्वायर है, तो आज जाके आपका 64 बनता है। वैसे ही 92 में आपका ये 9 का स्क्वायर है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर 81 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैटर को लिखा जाता है, देखो मैटर में क्या किया, इन दोनों को ऐसे चेंज किया गया। ठीक है, एम इधर ए इधर, ठीक है, एम एक्चुअली यहाँ था, ए यहाँ था, यही तो था एम ए, तो इनको इंटरचेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल और ई, यानी ई एल आंसर बनेगा, पहला गलत हो जाएगा। फिर देखो टी और टी भी इंटरचेंज हुए, लेकिन अभी हमको यहाँ समझ नहीं आ रहा क्योंकि दोनों टी हैं। लास्ट में चेक कर लो, ई और आर हुआ होगा, देखो आर और ई, आर इधर आ गया, ई इधर आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये और ये चेंज होगा, तो यहाँ पर जीएन होगा, ईएल के बाद जीएन, जीएन ना तो इनमें ना इनमें, यही आंसर है, टिक करके निकल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, यहां भी वही चीज है, इसको 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 चेंज कर दिया, तो यहां पर प्रैक्टिस पूछ रहे हैं, तो यहां पर आपका प्रैक्टिस में क्या बन जाएगा, पहले आएगा आरपी, आरपी 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 सब में है, फिर आपका आएगा सी ए, तो आरपी सी ए, इसमें नहीं है सी ए, इसमें इन सभी में है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका बनेगा आई टी, तो इन तीन में सी ए के बाद आई टी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट करो, निकल जाओ। क्लियर इतनी बात, जहां पे आंसर मिले वहीं से निकल लो, पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंगो को ये लिखा, इसको देखो ठीक उल्टा लिख दिया, MANGO, तो कह रहे हैं एप्पल को क्या लिखेंगे, ELPPA लिखेंगे, ELPPA आपको इसी में मिलेगा, बाकी किसी में है नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोड भाषा में यहाँ पर चैंटिंग को ये लिखा जाता है, तो देखो यहाँ पर क्या है, CH फिर AN, सारे इसी तरीके से पैटर्न पे दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा IPCN, IPCN इसमें नहीं है, IPCN IPCN इसमें भी नहीं है, दो में है। उसके बाद थर्ड वाला देख लो पेयर, थर्ड वाला हमारा यहाँ पर क्या होगा, IH होगा, IH इसमें नहीं, HI है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, राजेश ने क्या कहा भाई, राजेश बोलता है मेरी माँ, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, राजेश कह रहा मेरी माँ, सॉरी मेरी जो माँ है आपके पिता की इकलौती बेटी है, मेरी जो माँ है वो आपके पिता की इकलौती बेटी है, यानी उसकी मम्मी जिसकी भी बेटी होगी उसकी इकलौती बेटी होगी। तो ये मतलब अपनी मम्मी से ही बोल रहा है कि मम्मी आप मेरी मम्मी यानी मम्मी के पापा के पिता की इकलौती बेटी हो आप। तो यही है यहाँ पर कौन, कमला। बात इतनी क्लियर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इकलौती बेटी, कमला का राजेश से क्या संबंध है, कमला राजेश की कौन है, माँ है, आंसर ए हो जाएगा। एम एन की बहन है, एम है वो
एन की बहन है, ठीक है। आर एम की भांजी है। अब देखो आर एम की भांजी है, भांजी कब होती है? भांजी का मतलब होता है उसकी बहन की बेटी, ठीक है, उसकी बहन की बेटी हो सकती है। और देखो यहां पर दिया गया कुछ, तथा टी आर की माँ है। आर एम की भांजी है, टी है वो आर की माँ है, टी है वो आर की माँ है, ठीक है, टी है वो किसकी? आर की मम्मी है। और आर भांजी है किसकी? एम की। दैट मीन्स यहां पर टी इसकी बहन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? टी यहां पर उसकी बहन हो जाएगी, और टी की बेटी आर है। आई होप ये बात क्लियर है। आर एम की भांजी है तो उसकी बहन की बेटी होगी तभी भांजी होगी। इतनी बात क्लियर है। अगर उसके भाई का होता तो भतीजी, अब भतीजा बोलते हैं, भांजी और भांजा बहन के होते हैं। तो यहां पर टी उसकी मम्मी थी, टी आर की मम्मी है। अब पूछ रहा एन का टी से क्या संबंध है, एन टी का कौन है? देखो एन का भी यहां पर जेंडर नहीं क्लियर है, बट एक ही जनरेशन में है। एन जेंडर अगर क्लियर नहीं है, टी का या तो ये भाई होगा या ये बहन होगी। तो बहन के लिए ऑप्शन में है नहीं, और भाई ऑप्शन है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। यानी एन उसका भाई है, किसका? टी का, सॉरी एन, टी का, ठीक है। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट, माया गोपाल की पत्नी है। माया पत्नी है किसकी? गोपाल की। माया गोपाल की पत्नी है। प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है। यानी कि जो नरेश है, प्रीति का पति है नरेश, उसकी बहन है एक, और एक भाई है, भाई गोपाल है। बहन कौन है? जया है, ठीक है, ये बहन है किसकी? नरेश। और नरेश कौन है? ये है प्रीति का पति। आई होप ये बात क्लियर। तो यहां पर इक्वल साइन लग जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, नरेश का माया से क्या संबंध है? मींस नरेश माया का कौन है? तो देखो एक ही जनरेशन में है, वही भाई बहन वाला रिश्ता होता है। तो यहां पर इसका अगर इंग्लिश में आंसर दोगे तो माया के भाई, भाई का भाई है, यानी माया के पति का भाई, यानी कि क्या कहलाएगा? हिंदी में तो हम बोलेंगे उसको देवर, लेकिन इंग्लिश में हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, देवर है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत वेन आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज? तो देखो यहां पर क्या है आपका, ये है आपका मुलायम, ठीक है, और ये है आपका सूती, और सर्किल है आपका कमीज, और ट्रायंगल है आपका ये लखनऊ। इससे कोई मतलब नहीं है, बट यहां पूछा क्या गया है, मुलायम सूती कमीज। तो मुलायम सूती कमीज का मतलब इन तीनों में आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। बोलो, इसमें नहीं आना चाहिए, इसकी बात नहीं करी। तो ये वाले नंबर जो इसमें आ रहे हैं, ये नंबर तो कभी आंसर नहीं हो सकते। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, ये चार चार तो हमारा फिर मुलायम में नहीं आता, ये भी आंसर नहीं होगा। 10 सिर्फ कमीज में है, ये दो को देखोगे तो दो हमारा इस सर्किल में नहीं आ रहा, मतलब कमीज में नहीं आ रहा। और 3 सिर्फ सूती में है, और ये यहां पर है। दैट मीन्स एक ही नंबर बचता जो तीनों में कॉमन है, ट्रायंगल को छोड़ के। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत वेन आरेख से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहां पर देखो ये एक बाहर है और इसके अंदर दो चीजें हैं, परिवार पति पत्नी। ये बिल्कुल सही आपका बन जाएगा। परिवार में पति होता है और पत्नी होते हैं। मोर कौआ मुर्गे ये तीनों अलग होते हैं, सारे पक्षी हैं, मतलब एक सर्किल में 3 सर्किल बनेंगे अगर ऐसे बनाओगे, या तीनों सर्किल आपके अलग होंगे, क्योंकि पक्षी हैं तीनों अलग बन जाएंगे, ठीक है। गाय चित्र शेर, हम ये कह सकते हैं कि चित्र है, एक गाय का चित्र है और शेर का चित्र है, लेकिन यहां पर ये नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों क्या हैं? जानवर हैं। चित्र तो किसी का हो सकता है। आई होप ये बात क्लियर होगी। बिल्लियां कुत्ते मेढक ये भी तीनों अलग अलग हैं। तो आंसर कौन सा एकदम सटीक बनेगा? वो ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर निम्नलिखित वेन आरेख में संख्या 3 किसका विवरण करती है? अगर हम 3 को देखें, देखो 3 हमारा क्या है, ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। केक जो नरम नहीं है, यानी सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है, ये तो नहीं कर रहे हैं, गलत आंसर हो जाए। चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, देखो चॉकलेट, नरम और केक,
चॉकलेट, नरम, केक। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहां पर पूछ रहा है प्रस्तुत वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है। गर्म और बरसाती दिन, तो देखो गर्म आपको और बरसाती यानी कोहरा और ठंडा नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, ठंडा नहीं चाहिए, कोहरा ये वाला आपको नहीं चाहिए, यानी कि यहां से यहां पर इतना ये वाला आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी बात क्लियर है। आपको सिर्फ गर्म बरसाती चाहिए, तो आपको गर्म यानी रेक्टेंगल और बरसाती, तो ये देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, बरसाती है, और ये केवल और केवल गर्म है। हमें गर्म और बरसाती चाहिए, तो एक ही नंबर बचा है 5, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तुत चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेन आरेख हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है। अंग्रेजी, तमिल, हिंदी तीनों भाषाएं अलग हैं, तीनों भाषाएं अलग हैं, मीन्स यही सबसे बेस्ट। ये आपका इंग्लिश हो जाएगा, तमिल हो जाएगा और आपका हिंदी हो जाएगा। महिला, माँ, डॉक्टर, तो देखो यहां पर अगर हम फीमेल की बात करें तो कुछ फीमेल हैं जो माँ होती हैं, मतलब जिनकी शादी हो गई, और कुछ महिला डॉक्टर, तो ऐसे डायग्राम बनेगा। यात्री, बस, रेल, तो यात्री क्या होगा, कुछ यात्री हैं वो रेलगाड़ी से जाते हैं और कुछ यात्री बस से जाते हैं, ऐसे बनेगा। प्रदूषण, हवा, पानी, तो पानी, कुछ पानी है प्रदूषित होता है, कुछ हवा भी प्रदूषित होती, तो यहां पर इसको कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा बजाय ऑप्शन 1 के। तो ऑप्शन 1 ही है जो एकदम सटीक इसको यहां पर प्रूफ करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे असंगत, देखो इसको हम कई तरीके से देखते हैं, कई तरीके से कैसे देखेंगे। पहला तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक कि सारे के सारे नंबर अगर हम इस तरफ से पढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इधर से पढ़ेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब 6 7 8 9, 5 6 7 8, 2 3 4 5, लेकिन यहां पे 3 2 5 6 7 यहां गैप आ गया, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक आप यहां पर ये भी दे सकते हो, इनको ऐड कर लो, 9 8 17 7 24 6 ये 30 आएगा, 8 7 15 6 21 5 ये 26 आ जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 आएगा, 7 6 13 5 18 18 और 3 ये 21, तो बाकियों का सम हमारा इवन है और ये ऑड है। तो दो दो तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। तो शेष से संबंध कौन सा है जो नहीं रखता है, यहां पर आ जाता है वर्ग, पंचभुज, षटभुज, कोण। तो देखो वर्ग, पंचभुज और षटभुज ये आकृति है, ठीक है, ये कोई ना कोई आकृति है, लेकिन कोण होता है ये आकृति नहीं होती है, किसी में भी एंगल बनाती है कि उस आकृति में कितना एंगल है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखना है। बैठना, रोना, खड़ा रहना, सोना, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं ये जागते समय की हैं, ठीक है, ये जागते समय की हैं। जब जाग रहे होंगे तो जागने में आप बैठ भी सकते हो, जागते में रो भी सकते हो, जागते में खड़े भी रह सकते हो, बट सो गए तो सो गए, सोना उन तीनों से अलग है। तो आई होप आपको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ आया होगा किस तरीके से किया है। तो मैं आपको फिर से यही चीज रिकमेंड करूंगा, जितने दिन बचे हैं हमने 8 प्रीवियस ईयर पेपर रिकॉर्ड किए हैं, 2019 के 4 पेपर और 2018 के 4 पेपर, तो ओवरऑल आपके 8 पेपर हो जाते हैं। अगर आप ये 8 पेपर देख के जाओगे तो आपको एक एकदम क्लैरिटी होगी कि पुलिस का एग्जाम किस तरीके से पूछता है, आप उन चीजों के लिए तैयार रहोगे। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने फिर उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी डिपार्टमेंट, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखो, प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करो, उससे हमें उनकी एक मेंटेलिटी पता चल जाती है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उनका वहां पर वो चीज रहती है। तो इसी के साथ आपसे हम अब मिलेंगे कल सुबह 7 बजे, ठीक है, 7 बजे हम आपसे मिलेंगे मैथ्स लेकर। मैथ्स में हम आपको कई सारी चीजें हम कराएंगे, कई सारे टॉपिक लेकर के आएंगे, बट बात वही है कि इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं करा पाएंगे। तो ये होगा लगभग 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक के, और वैसे क्वेश्चन क्योंकि हम यहाँ प्रीवियस ईयर सॉल्व करा चुके हैं, तो हमने इन 8 प्रीवियस ईयर पेपर से इतना जान लिया है कि ये किस किस टॉपिक से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं,
उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के हम कल सुबह 7 बजे आपसे मैराथन में मिल रहे हैं, जो कि लगभग 4 से 5 घंटे कल सुबह चलेगी। तो इस पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग जुड़िए, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, आप लोग यहां पर समझिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।